नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अनमोल संदेश डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सपना। आपने ये तो सुना होगा कि नारी आदि शक्ति होती है। इसी का आज एक उदाहरण मेरे साथ में है ज्योति रात्रे जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योति रात्रे सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन्हें आदि शक्ति का उदाहरण क्यों बोला। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ जो मौजूद हैं ज्योति रात्रे जी, वो एक माउंटेनर हैं। मैम, मैंने सुना है कि आप एक बिजनेस वूमेन थी, तो मैम एकदम आउट ऑफ सिलेबस आपके दिमाग में माउंटेनर बनने का ख्याल कहाँ से आया? मैं तो अपनी गृहस्थी में बहुत अच्छे से रची बसी थी और मैंने अपना बिज़नेस भी अच्छा संभाल लिया था। 2015 में मैंने, क्योंकि मैं डिज़ाइनर भी हूँ, तो मेरा एक फ़ैशन शो भी हो गया था, इंटरनेशनल फ़ैशन शो कर लिया। तो मुझे ये लगा था कि हाँ, मैंने जो चाहा था वो पूरा हो गया है और फिर मेरी ज़िंदगी एक आराम से कट रही थी। लेकिन जो बचपन के कुछ सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग पे चलते रहते हैं। तो बचपन का एक सपना था कि मुझे पहाड़ देखने हैं। तो मुझे मौका मिला 2017 में एक छोटे से ट्रैक पे जाने का और मैं पहाड़ों को सिर्फ देखने गई थी। और जब पहली नज़र में ही मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया और फिर ये था कि मुझे पहाड़ देखने ही हैं। तब भी मेरे मन में विचार नहीं आया था कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, क्योंकि पहाड़ चढ़ना बहुत ही कठिन होता है और मेरी फ़िटनेस ज़ीरो थी। तो जो पहला ट्रैक मैंने किया तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया था, जो कि पहाड़ों पे जाने से हो जाता है और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। पर जैसा कि मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया, बाकी सारे काम, तो मैं थोड़ा सा ज़िद्दी जुनूनी टाइप की हूँ कि जो मैंने सोच लिया तो फिर पूरा करके मानती हूँ। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे कोई डॉक्टर कह सकता है कि आप नहीं चढ़ सकते हैं, तो एक ट्राई और करना चाहिए। और फिर मैंने उसके लिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए फिर मैंने छोटी मोटी परीक्षा नहीं अपने लिए सेट की थी। मैंने पिन पार्वती ट्रैक किया, जो कि भारत का सबसे कठिन ट्रैक है। और उसको पूरा करते करते ही मेरे मन में विचार आ गया था कि अगर मैं अपनी फ़िटनेस बढ़ा लूँ तो मैं माउंट एवरेस्ट फ़तह कर सकती हूँ। हालांकि जब सबको बताया तो सबने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई और इस तरह मेरा सफ़र की शुरुआत हुई। यही मेरे दिमाग में ये आ गया, समझ लीजिए कि एक कीड़े ने काट लिया। आप जिस समय आप पहले पहाड़ पर चढ़े थे, उस टाइम पे आपकी एज क्या थी? उस समय मैं थी 49 साल की और तभी मैंने मन में विचार आ गया था और मेरी तैयारियां शुरू हुई 50 साल की उम्र में। तब आ गया कोविड और मैंने 5 इंस्टीट्यूट में अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाया था ट्रेनिंग के लिए और लोगों से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मेरी उम्र को देखकर और मेरी फ़िटनेस को देखकर कोई भी तैयार नहीं हुआ। जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो 42 साल की उम्र तक ही ट्रेनिंग देते हैं और मैंने 50 साल में किया था, तो मुझे ट्रेनिंग कहीं से नहीं मिली। लेकिन मैं मायूस नहीं हुई और मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद से ही सारी की और तैयारियां शुरू की और कोविड आ गया। तो कोविड सबके लिए आपदा की तरह था और मेरे लिए अवसर की तरह था कि मैंने कहा कि चलो बढ़िया, मेरा बिज़नेस अब बंद हो गया है, मेरे को अपने लिए टाइम मिलेगा। और मैंने उस कोविड पीरियड में अपना वज़न कम किया, मैंने अपने आप को टेस्ट किया। मैंने एक टेस्ट करवाया जो कि डीएनए टेस्ट होता है फ़िटनेस के लिए। तो उसमें मेरे हर चीज़ बढ़िया आई, एक्सीलेंट आई, गुड आई, लेकिन मेरे लंग्स आए पुअर। और हमें जो है पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लंग्स। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़राब लंग्स को मैंने ठीक करके अगर मैं एवरेस्ट पहुँच सकती हूँ तो कोई भी अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये मेरी तैयारियां शुरू हुई। फिर मैंने धीरे धीरे करके एक एक पहाड़ चढ़े। अक्टूबर 2020 में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ कोविड में और मैं पीपी किट पहन के प्लेन से पहली बार घर से अकेली उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं निकली थी। और यहाँ मैं बताऊंगी कि शायद आज मुझे कोई कह दे कि आपको दिल्ली से किसी अननोन व्यक्ति के साथ में मनाली जाना है तो मैं मना कर दूंगी। लेकिन मेरे दिमाग पर एवरेस्ट इस कदर छाया हुआ था कि एक मैं अननोन व्यक्ति के साथ में दिल्ली से मनाली उसकी कार में बैठ के चली गई थी और हम लोग रात को 1 बजे पहुँचे थे और मुझे किसी बात का डर नहीं लग रहा था और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे नहीं डर रही थी और घर से मैं पहली बार निकली थी। तो ये मेरा सफ़र शुरू हुआ
और मैंने माउंट देव तिब्बत सफलतापूर्वक किया, जो कि 6001 मीटर का है। वहाँ मुझे 2 तरह की ट्रेनिंग मिली और वही अनजान व्यक्ति था जिससे मेरी दोस्ती हुई, और वही पहला व्यक्ति था जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ। वो हैं दिल्ली के अजय कुमार। और फिर उन्होंने पूरी मेरी ट्रेनिंग का शेड्यूल उन्होंने ही बनाया और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने माउंट एल्ब्रूस किया, माउंट किलिमंजारो किया, माउंट अकोंकागुआ किया, विंटर ट्रैक किया मैंने एवरेस्ट बेस कैंप का। क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली थी तो मुझे ये सब पहाड़ धीरे धीरे करके चढ़ने थे। तो ये सब कुछ करते हुए मैं 2023 में माउंट एवरेस्ट के सफ़र पे पहुंची और मैं बहुत खुश थी, मैं फिट भी थी। तो ये लग रहा था कि हाँ सब कुछ अच्छा है तो मैं झंडा फहरा दूंगी। लेकिन जब तक प्रकृति और ऊपर वाला नहीं चाहता है तब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो 2023 में जब मैं कैंप 4 पहुंची तो ऐसा तूफ़ान आया कि मुझे अपना शेरपा, अपने को क्लाइंबर की जान बचाने के लिए भेजना पड़ा और अपना एक्सपीडिशन मैंने वहीं रोका, क्योंकि मेरे लिए किसी की जान बचाना सर्वोपरि था। और मैं बिना झंडा फहराए नीचे आ गई, लेकिन मैं मायूस नहीं थी। मुझे खुशी थी कि अगर मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति की जान बचती है तो वो माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराने से बड़ी बात थी। जब मैं घर वापस आई तो क्योंकि 2023 जो था वो एवरेस्ट के इतिहास में सबसे ख़राब साल बोला गया, क्योंकि उस समय 23 डेथ हुई हैं। उसमें से 18 लोगों की बॉडी रिकवर हो गई थी, लेकिन 5 मिसिंग रही। तो जब मेरे घर वालों ने देखा कि 23 लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग इंजर्ड हुए, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए, बहुत लोगों को फ्रॉस्टबाइट हुआ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है। और मैंने भी उनकी बात को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने मेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे बहुत सहयोग किया था। लेकिन मेरे पास दूसरा प्लान तैयार था और मैंने अल्ट्रा रनर बनने की तैयारियां शुरू की और मैंने SRT अल्ट्रा पूना की सक्सेसफुली कर ली। और ये सब कुछ हुआ था दिसंबर में, और जनवरी में अचानक मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुमको एवरेस्ट के लिए एक चांस और लेना चाहिए। और ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी कि मैं एवरेस्ट जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। अपने आप को हाँ कहने में मुझे 1 महीने का वक्त लगा। फरवरी में मैं अपने आप को हाँ कह पाई। उसका कारण ये था कि मैं जो है एवरेस्ट की हर कमजोरियों को हर परेशानियों को समझ रही थी, और मेरी अपनी कमजोरियों का भी मुझे पता था। और मुझे ये भी पता था कि एवरेस्ट पे मैं कहाँ बाल बची हूँ, कहाँ से मैं गिर सकती थी और कहाँ मैं मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और वो सब फिर से रिपीट होनी थी, ये मुझे पता था। लेकिन मेरा सपना था और बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी थी, और मैंने 2024 में उसको पूरा किया। फरवरी में मैंने अपने आप को हाँ बोला और मैंने तैयारियां की, और मार्च 30-31 मार्च को मैं फिर से अपने अभियान के लिए निकल गई। और 19 मई 2024 को मैंने माउंट एवरेस्ट पर सक्सेसफुली झंडा फहरा दिया, और इस तरह मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को 55 वर्ष की उम्र में फ़तह किया। जब मेरा माउंट एवरेस्ट हो गया तो इस तरह मेरे 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी फ़तह करने का सफ़र पूरा हो गया था। तो मेरा सपना तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट था, पर सब लोगों का कहना था कि जब 5 महाद्वीपों की कर ली हैं तो 2 और बचे हैं, वो भी आप कर लीजिए। तो अगला मेरा जो लक्ष्य था वो माउंट विंसन था, जो कि मैं अभी दिसंबर में गई थी। और वो साउथ पोल के पास में ही है माउंट विंसन, और वो वह जगह है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो मैं उन 15 दिन वहाँ पर दिन ही दिन में रहकर आई हूँ, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था मेरा। मैं वहाँ झंडा नहीं फहरा पाई क्योंकि वहाँ के नियम इतने ज़्यादा कड़क थे और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। -50 टेम्परेचर हो गया था और फ्रॉस्टबाइट का बहुत ज़्यादा डर था। तो मैं और मेरी एक को क्लाइंबर थी गुजरात की, हम 2 को हमारे गाइड के द्वारा रोक दिया गया। वो हमारी सुरक्षा के लिए ही किया गया। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो पहाड़ कहीं नहीं जा रहे हैं, हम फिर से आ जाएंगे। और मैं माउंट विंसन के हाई कैंप तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड फिर कायम हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश से आज तक कोई भी माउंट विंसन नहीं गया है और माउंट विंसन के हाई कैंप तक भी नहीं गया है।
और मैं अंटार्कटिका होकर आई हूँ। तो मध्य प्रदेश से मैं पहली हूँ जो अंटार्कटिका होकर आई है, और यूनियन ग्लेशियर पर भी उतरने वाली मैं पहली महिला हूँ मध्य प्रदेश की। बहुत अच्छा लगा मैम आपका सफ़र सुनकर। अब यहाँ पर एक और बात सच हो सकती है कि जो महिला एक जान को जन्म देती है वो किसी की जान नहीं जाते हुए देख सकती है, और यहाँ पर आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मैम हिमालय चढ़ रही थी और रास्ते में किसी की जान के कारण मैम का सपना अधूरा रह गया, पर उन्होंने किसी की जान बचाई। मैम आपने जो अभी बताया कि आप अंटार्कटिका गए थे, तो उसका कैसा आपका एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ के नियम तो बहुत कड़क हैं। अंटार्कटिका के नियम तो हम जब पुंटा एरिना जो है चिली का एयरपोर्ट, जब वहाँ से हम चलते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं। आपको अपने शूज़ जो हैं वो एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन में डाल के निकल के जाना होता है, तो पहला तो यहीं से शुरू हो जाता है। दूसरा, वहाँ पर जो है पी और पू के लिए भी बहुत कड़क नियम है। वो सारा कुछ आपको कलेक्ट करके नीचे बेस कैंप लाना होता है। वहाँ आप नहीं कर सकते हैं, आपको पी बॉटल में करना होता है। फिर वहाँ पी होल्स होते हैं, उसमें आपको अपनी पी डालनी होती है। आप कहीं भी जाके नहीं कर सकते हैं। आपको पू भी पॉलीथीन में करनी होती है। उसके बैग होते हैं जिनमें लपेट के आपको बेस कैंप तक लेके आना पड़ता है। तो क्योंकि वो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो ग्लेशियर्स हैं और वही हमारे जीवनदायिनी हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हम लोग जो पहाड़ों पे जाते हैं और इतनी गंदगी करते हैं तो हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो पानी आ रहा है वो हमारे लिए जीवनदायिनी रहता है, और जो ग्लेशियर्स हैं वही हमारे लिए पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। अगर हम वहाँ गंदगी करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। तो ये वहाँ के इस तरह के नियम हैं। दूसरा, वहाँ चढ़ने के भी बहुत नियम हैं। वहाँ समय का भी बहुत लिमिटेशन है, जबकि वहाँ 24 घंटे का दिन है, लेकिन हर चीज़ घड़ी के कांटे पे होती है। तो सफ़र कठिन था, और वहाँ कोई आपके साथ में पोर्टर नहीं होता, सामान खुद लेके जाना पड़ता है। 40 से 45 किलो वज़न लेके आपको चलना होता है। आखिरी कैंप पे भी आप 20 किलो वज़न के साथ में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ कठिनाई हैं। वहाँ का पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन बाकी कठिनाइयाँ एवरेज से भी ज़्यादा हैं। तो आप किसी भी सफ़र पे निकलते हैं तो बिना कठिनाइयों के तो होता नहीं है। तो इसी तरह अंटार्कटिका भी है। जैसे आपने बताया कि कठिनाइयाँ हम देख रहे हैं आए दिन, लड़कियों के लिए बहुत संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियां हुई, महिलाएं हुई, बच्चियां हुई, जो भी मान लो आप, सबके संघर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन संघर्षों के बीच में आप हिमालय चढ़े, आपको कौन कौन सी चुनौतियां इसमें लगी एज अ वुमन? देखिए, महिलाओं की चुनौतियां तो सुबह उठते से चालू हो जाती हैं, जो शाम तक रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि चुनौतियों के बीच में हम काम नहीं कर सकते या अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। हमको प्रैक्टिस करनी होती है अपने खुद के लिए समय निकालने की। तो अगर आप डेली 15 मिनट शुरुआत में निकालें, तो धीरे धीरे करके जब आपके शौक़ जो होते हैं उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। तो चुनौतियों से अगर आप घबराएंगे तो लक्ष्य तक तो नहीं पहुँच पाते हैं। तो चुनौतियां तो बहुत छोटी छोटी भी होती हैं और काफ़ी बड़ी भी रहती हैं। शारीरिक चुनौतियां मेरे लिए बहुत ज़्यादा थीं, क्योंकि मैंने 50 साल की उम्र में पहाड़ चढ़ने के बारे में सोचा था। तो 50 में महिलाओं के लिए बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं शारीरिक रूप से। तो उनको मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज के रूप में अपने आप को फिट करना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। ये सब करते करते जब मैं खुद स्ट्रांग हो गई, तो जब मेरा शरीर स्ट्रांग हो गया तो मैं मेंटली भी स्ट्रांग हो गई। और जब आप दोनों चीज़ से स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ही किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाता है। मैम, मैंने कहीं पर सुना था कि आप एक बिजनेस वूमेन भी रही हैं, तो इस बीच आपको इस प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो आप जैसे कुछ पैरों में वज़न बांधकर आप घर में ही चलते थे जिससे प्रैक्टिस हो, तो वो वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस। जब मुझे पता चला कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए 5 से 6 घंटे की आपको टाइम देना पड़ेगा, तो मेरे पास 5 से 6 घंटे थे नहीं। वो मैं कैसे निकालती? तो मैंने फिर उसके लिए एक जैकेट बनवाई जो 10 से 12 किलो की थी, जिसको पहन के मैं घर के 5 से 6 घंटे के काम करती थी। पैरों में मैं 2-2 किलो के कफ पहनती थी, क्योंकि हमारे जो शूज़ होते हैं वो 2-2 किलो के करीब के होते हैं। तो वो मैं दिन भर पहन के रखती थी ताकि मुझे उन जूतों की आदत हो जाए। तो इस तरह मैंने अपने काम के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को भी करके रखा। मैं तो यहाँ बताऊँगी कि मेरा सुबह उठ के रात के सोने तक पूरे टाइम मेरा एक्सरसाइज में निकलता है। इवन मैं नहाते समय भी एक्सरसाइज में ही पोजीशन पे बैठ के नहाती हूँ। मैं कभी पटा नहीं लेती हूँ।
मैं अगर कपड़े धोती हूँ तो स्कॉट पोजीशन में करके धो लेती हूँ, तो मेरे स्कॉट हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने अपनी दिनचर्या ही इस तरह ढाल ली है कि वो दिन भर मेरे जो भी काम होते हैं वो मैं एज अ एक्सरसाइज ही करती हूँ। यहाँ पर ये चीज़ सच होती है कि अगर नारी जिस चीज़ को ठान ले तो वो करके ही मानती है। चलिए मैम, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे, फिर हम यहाँ पे अपने बात को ख़त्म करेंगे। आप आज की जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स लड़कियाँ, बच्ची, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि 50 के बाद जीवन ख़त्म नहीं होता है, 50 के बाद जीवन शुरू होता है। या जो नई लड़कियां भी हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अब हम 20 के हो गए हैं या 22 के हो गए हैं या 25 के हो गए हैं और अभी तक हमने कुछ अचीव नहीं किया है तो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जब आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से, सामाजिक जिम्मेदारियों से फुर्सत मिले तब भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और जो सपना आपने अभी तक नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं, और जो देख सकते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर मैंने 49 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट जाने का सपना देखा और 55 साल की उम्र में उसको पूरा कर लिया तो कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। तो ये सुना आपने ज्योति रात्रि जी को, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ में साझा किया। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने सबसे शुरू में ही इनको आदि शक्ति का उदाहरण क्यों कहा था। चलिए, अब वक्त हो चला है अलविदा का। आप बने रहिए हमारे साथ अनमोल संदेश पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।